अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं वकास और आप देख रहे हैं लर्निंग फॉर हेल्प। आज और आगे भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे एल्गोरिदम को। ठीक है, तो इसका जो बुक का नाम है वो है फंडामेंटल ऑफ एल्गोरिदम CS502। इसकी हम पूरी सीरीज़ 45 लेक्चर की करेंगे। इसमें टोटल जो चैप्टर इंक्लूड हैं वो 9 चैप्टर इंक्लूड हैं, जिसमें हमारे 45 लेक्चर शामिल होंगे। ठीक है जी, तो इसमें स्टार्ट में जो है इंट्रोडक्शन है, यह एल्गोरिदम कहाँ से निकला, लफ्ज़ किसके ऊपर इजाद हुआ, ठीक है, किसके नाम पे था। तो जो वर्ड एल्गोरिदम है वो एक मुस्लिम ऑथर यानी कि आप सब जानते भी होंगे, उनका नाम उनको मशहूर है, अबू जाफ़र मोहम्मद बिन इब्न मूसा अल-ख्वारिज़मी। ठीक है, अल-ख्वारिज़मी, तो उनके नाम पे इसको रखा गया था। शुरू में इसका उनका जो इंट्रोडक्शन है। ठीक है जी, तो ये इंट्रोडक्शन को मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि आप ये रीडिंग कर लेना, इसमें से MCQs बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एल्गोरिदम इनफॉर्मल डेफिनेशन इसकी कि एल्गोरिदम होता क्या है। जो एल्गोरिदम होता है ना, वो हमसे कुछ इनपुट लेता है और उस पर प्रोसेस करके हमें आउटपुट फ्राहम करता है। ठीक है, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की वैल्यूज़ हो सकती हैं, सेट ऑफ वैल्यूज़ हो सकती हैं, कंप्यूटेशनल प्रोसीजर उसमें होंगे। ठीक है, तो जो एक एल्गोरिदम है ना वो कंप्यूटेशनल स्टेप्स होते हैं उसमें, यानी कि मतलब हिसाब किताब का अमल होगा उसके दौरान। वो कब होगा, पहले हमसे इनपुट लेंगे, वो उसको प्रोसेस करेंगे, उस पर कंप्यूटेशनल स्टेप्स परफॉर्म करेंगे और हमें एज ए आउटपुट फराहम कर देंगे। तो ये एल्गोरिदम की एक बाकायदा इनफॉर्मल डेफिनेशन है। उसके बाद एल्गोरिदम प्रोग्रामिंग। एल्गोरिदम क्या है, प्रोग्रामिंग क्या है। एल्गोरिदम और प्रोग्रामिंग एक अलग अलग चीज़ें हैं। जो एल्गोरिदम, जैसे कि हम प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं तो हम उसमें कोई आईडी वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है जी, उसमें हम कोई मशीन यूज़ करते हैं सॉरी, कोई हम कंपाइलर यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग में ये सारे चक्कर होते हैं। ठीक है, और ये सारा जो कुछ होता है ये मशीन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो एल्गोरिदम होता है उसमें जो है ना ये इंडिपेंडेंट होता है प्रोग्रामिंग की निस्बत। मतलब उसमें ना ही हम कंपाइलर यूज़ करते हैं, ना ही हम मशीन यूज़ करते हैं। ठीक है, ना ही हम कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज़ करते हैं। जैसे हम प्रोग्रामिंग में एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है वो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि C++ होगी, C# होगी, ठीक है, जावा होगी, इस तरह। यानी कि वो एक प्रोग्रामिंग है, उसमें मुख्तलिफ लैंग्वेज आती हैं। लेकिन एल्गोरिदम में प्रोग्रामिंग का कोई चक्कर नहीं है। एल्गोरिदम लिखता ही इंसान है और पढ़ता भी उसको इंसान ही है। ठीक है, ना इसको कंपाइलर वाला चक्कर होता। तो एल्गोरिदम और प्रोग्रामिंग में ये बेसिक फ़र्क है। ठीक है जी, अच्छा, एल्गोरिदम में जो हम बात करेंगे वो करेंगे गुड डिज़ाइन की। ठीक है, गुड प्रोग्राम, यानी कि जो भी प्रोग्राम हमारे पास होगा उसका डिज़ाइन क्या है। ठीक है, तो आगे चलने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे न्यू आए हैं उन सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये इंशाल्लाह मैं 45 लेक्चर का पूरा कोर्स आपको डिलीवर करूँगा और जितना मुझसे हो सका मैं आपके कंसेप्ट क्लियर करके चलूँगा। तो आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो दोस्त न्यू आए हैं, ठीक है, तो उन सब से भी गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स और इस कोर्स से रिलेटेड और जो दूसरे आपके असाइनमेंट्स वगैरह क्विज होते हैं या GDBs वगैरह होती हैं उनका सोल्यूशन भी मैं अपलोड करता रहता हूँ, तो आपको उनके नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। ठीक है जी, अच्छा, अब बात कर रहे थे डिज़ाइन की। तो जो अच्छा प्रोग्राम होता है ना, जो अच्छे प्रोग्राम होते हैं उसके जो डिज़ाइन है उसके बहुत से पहलू होते हैं। अब उसमें से जो एल्गोरिदम डिज़ाइन में से उसमें से एक है, यानी एक अच्छा एल्गोरिदम होगा वो एक अच्छा डिज़ाइन है। ठीक है जी, तो प्रोग्रामिंग और इसी तरह प्रोग्रामिंग और मशीन के मसाइल से भी आगाह होना हमें ज़रूरी है, क्योंकि हम एल्गोरिदम अगर पढ़ रहे हैं तो हमें सबके मसाइल का हमें पता होना चाहिए। तो किसी भी अहम प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट में मसाइल की दो बड़ी अक़साम होती हैं। एक होती है, ठीक है, ये लिखी हुई है आपके पास, मैक्रो इश्यूज़ और माइक्रो इश्यूज़। ठीक है, दो किस्म के इश्यूज़ होते हैं। अब इनमें फ़र्क क्या है। ठीक है जी, जो मैक्रो मसाइल होते हैं ना, आमतौर पर ऐसे अनासर शामिल होते हैं जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कोई एक सॉफ्टवेयर के एक टुकड़े पर काम करने वाले जो बहुत से प्रोग्रामर हैं ना, उनकी कोशिशों को आपस में मरबूत करता है, मतलब आपस में जोड़ता है। ठीक है,
मसलन कोई अगर फ़र्ज करें एक सॉफ्टवेयर है, उसके टुकड़े हैं, करके उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो बहुत सारे जो प्रोग्राम होंगे उनकी जो कोशिशें मिलेंगी आपस में जब इकट्ठे होंगी तो ये उनको मरबूत करता है, यानी इकट्ठा करता है, जोड़ता है। तो ये हमारे पास मैक्रो मसाइल हो गए। ठीक है जी। तो इसी तरह ये कैसे पेचीदा जो प्रोग्रामिंग होते हैं सिस्टम, उनके जो मुख्तलिफ ज़रूरियात होती हैं, इनको भी पूरा करता है। तो आमतौर पे हम कह सकते हैं कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्सेज़ है ना, उसका ये बुनियादी मजमून है माइक्रो इश्यूज़। ठीक है, तो ये माइक्रो इश्यूज़ ये यहाँ से आपको मैंने इसका बता दिया है। उसके बाद हम ना यानी कि जो अहम नहीं होगा ख़ास, यानी कि मोस्टली थ्योरी या इस तरह के जो मैं समझूंगा कि आपके लिए नहीं है, तो वो मैं थोड़ा सा स्किप कर दूंगा। लेकिन मोस्टली ये है कि आगे ये फर्स्ट लेक्चर है तो इसमें इंट्रोडक्शन है ज़्यादातर। ठीक है, और इसी यानी ये जो मेरी वीडियो है मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसमें हम 2 लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, पहला और दूसरा। ठीक है, वीडियो लेक्चर। तो बाकी ये 9 चैप्टर हैं, 9 चैप्टर में आपके 45 लेक्चर रिकॉर्ड होंगे। तो इस ये जो है इसमें मैं पहली और दूसरा लेक्चर जो है ना आपका कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा जो पेचीदा सॉफ्टवेयर सिस्टम होते हैं वो प्रोग्रामिंग की कोशिशों का बड़ा हिस्सा ऐसे अनासिर पर मुश्तमिल होता है जिनकी प्रोग्रामिंग काफ़ी हद तक आम होती है। ठीक है, मसलन अब जो बात है वो ये कि जैसे कि इनपुट और आउटपुट हो गए, डेटा कन्वर्शन हो गई, एरर चेकिंग हो गई, रिपोर्ट जनरेशन, ये आम सी चीज़ें हैं। उसके बाद वो कहता है कि अक्सर जो है ना सॉफ्टवेयर का एक छोटा सा एक अहम हिस्सा होता है जिसमें सिर्फ दसियों से लेकर सैकड़ों लाइन कोड शामिल होते हैं। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि जो हमारा जो स्टेप है, यानी कि जब वो कंप्यूटेशनल कर रहा होता है, कंप्यूटेशनल स्टेप परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है, यानी कि हिसाबी अमल वगैरह कर रहा होता है, तो हम ये देखते हैं कि हमारे कोड का जो भी है कि वो ज़्यादा जो टाइम है एग्जीक्यूशन का वो किस जगह पे लग रहा है। ठीक है, तो मेजॉरिटी जो हमारा टाइम है वो कौन सी जगह पे खर्च हो रहा है ये। अच्छा जी, तो जैसे कि पुरानी कहावत है कि जो 80% जो एग्जीक्यूशन का टाइम होता है वो आपके 20% कोड में होता है। ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं कि कोड जो है ना हमारा कंप्यूटेशन जो प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है, तो वो कंप्यूटेशन जो स्टेप कर रहा है तो ज़्यादातर टाइम कहाँ पे ले रहा है। तो अक्सर चीज़ें होती हैं कि कहीं पे कोड फंस जाता है, तो या ज़्यादातर जो जहाँ पे ज़्यादा कम्प्लेक्स चीज़ें आ जाती हैं वहाँ पे हमारा एग्जीक्यूशन का टाइम है वो बढ़ जाता है। तो जो माइक्रो इश्यूज़ हैं प्रोग्रामिंग में, हमें इन्हीं चीज़ों से हमने इनका यानी कि मुकाबला करना है या हमने इन्हीं को हल करना है। तो प्रोग्रामिंग के जो माइक्रो इश्यूज़ में ये फ़र्ज़ कर लें कि जो छोटे नाजुक हिस्से हैं उनसे हम कैसे निपटेंगे, हम ये सारी चीज़ें इसमें माइक्रो इश्यूज़ में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो ज़रूरी है कि अगर हमारा जो कोड है वो ज़्यादा से ज़्यादा मौसर अंदाज में लिखा जाए। अगर हम माइक्रो इश्यूज़ की बात कर रहे हैं तो बदकिस्मती ये है कि इस मसले का एक आम तरीका ये है कि पहले इस मसले को हल करने के लिए हम एक गैर मौसर एल्गोरिदम, ठीक है, लिखते हैं और उसके ढांचे को डिज़ाइन करते हैं। मतलब अब हमने कोई एक चीज़ को सॉल्व करना होगा, पहले हम एज ए डमी या एक हम सपोज करेंगे, ठीक है, उसको ले चलेंगे, फिर हम उस पर कंप्यूटेशन प्रोसेस जो है ना वो परफॉर्म करते जाएंगे और बाद में हम देखेंगे कि वाकई ये एक अच्छा एल्गोरिदम है या नहीं है। मतलब हम एक अजम्पशन बनाएंगे, फिर हम उसको लेकर चलेंगे और उस पर हम मुख्तलिफ प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, फिर हम देखेंगे कि वाकई ये अच्छा है या नहीं है। ठीक है, तो वो जो नाकिस होगा या जो भी हमारा जो स्टार्टिंग का डमी होगा या जो भी हम एजम्पशन करेंगे उस पर हम सारे अपने प्रोसेस परफॉर्म करेंगे और देखेंगे कि हाँ वाकई ये वाला फिर एफिशिएंट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो एल्गोरिदम में हम ज़्यादातर इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि उसकी कारकर्दगी को हम बढ़ाने के लिए हम क्या चीज़ इस पर लागू कर सकते हैं। तो ये सारा काम हम एल्गोरिदम में करेंगे। ठीक है जी, अब ये अकेला एक कोर्स नहीं होता, अब ये डिपेंड करता है और कोर्सेज पे भी। जैसे कि हमने CS 301 यानी डाटा स्ट्रक्चर पढ़ी थी, वो हम डाटा स्ट्रक्चर के गुड डिज़ाइन को हमने डिस्कस किया था। ठीक है जी, तो इसी तरह और भी बहुत से। अब हम चलते हैं इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज़ की तरफ। तो one of the elements that we will focus on this course is try to study algorithm as pure mathematical object. ठीक है, and so ignore issues such as programming language, machine and operating system.
ठीक है। तो हमारा जो फोकस होगा वो प्योर मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट पे होगा, और जैसे कि मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, मशीन होती हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनको हम सबको इग्नोर कर देंगे। तो हम सिर्फ अपने प्योर मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट को लेके चलेंगे, सही है। तो ये एक अलग चीज़ हो जाएगी, तो हम इनको इग्नोर करेंगे, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मशीन और ऑपरेटिंग सिस्टम, इन चीज़ों को हम नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ प्रोग्रामिंग और एल्गोरिदम में फ़र्क होता है। जो एल्गोरिदम होता है वो प्योर कंप्यूटेशनल स्टेप्स का होता है, उसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म की इनपुट देते हैं, वो उस पर कंप्यूटेशन स्टेप्स परफॉर्म करता है और हमें एज ए आउटपुट देता है। जबकि प्रोग्रामिंग एक ख़ास होती है, उसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोग्रामिंग भी यूज़ करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मुख्तलिफ़ किस्म की यूज़ करते हैं, C++, C, और उनके लिए हर एक के लिए ID भी अलग अलग हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें कंपाइलर भी हम अलग यूज़ करते हैं। तो जो एल्गोरिदम है वो इन सब चीज़ों से आज़ाद होता है। तो जो एक्सेस डेटा होता है वो हम स्टोर कर सकते हैं रजिस्टर और कैश मेमोरी में। उसके बाद इस कोर्स में जो है ना हम 3 फास्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम पढ़ेंगे। एक हीप सॉर्ट होगा, एक मर्ज सॉर्ट होगा और क्विक सॉर्ट होगा, ठीक है जी। जो क्विक सॉर्ट है वो इन सब में सबसे ज़्यादा तेज़ी से परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो हम चलते हैं अब कोर्स इन रिव्यू की तरफ। तो इसके 4 मेजर सेक्शन हैं, क्योंकि ये जो आपका फर्स्ट लेक्चर है ये इंट्रोडक्शन है, और इसके साथ ही मैं सेकंड लेक्चर भी स्टार्ट कर दूंगा। तो मेरी वीडियो को आप पूरी देखें, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेप है वो मैथमेटिकल टूल जो भी ज़रूरत होंगे एल्गोरिदम के एनालिसिस के लिए, हम उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। इसमें जो चीज़ें इंक्लूड होंगी वो एसिम्प्टोटिक्स और समेशन और रिकरेंस होंगे, ठीक है। मतलब एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी बढ़ रही है या कम हो रही है, इसी तरह कि उनका क्या मजमुआ होगा। और रिकरेंस मतलब कोई चीज़ बार बार आ रही है, इसको रिकरेंस कहते हैं। ये मज़ीद फिर जब हम करेंगे वो सारा मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा, ठीक है जी। तो सॉर्टिंग अ लिस्ट ऑफ नंबर, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। मतलब हमें कोई एक नंबर दिया जाएगा, फिर हम उसको सॉर्ट करेंगे, मतलब वो तरतीब में नहीं होगा, उसको हम तरतीब में लाएंगे, तो उस पर हम मुख्तलिफ़ किस्म के एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। तो जो फाइनल और थर्ड सेशन होगा इस कोर्स का, वो हम मुख्तलिफ़ जो एल्गोरिदम के जो मसाइल होते हैं और जो उनको हल करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की जो टेक्निक होती हैं वो हम उनको डिस्कस करेंगे। इनमें हम मुख्तसर तौर पर जो डिस्कस करेंगे वो NP कंप्लीटनेस को डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के जो एल्गोरिदम है वो जाने जाते हैं, ठीक है। बट नो वन नोज फॉर श्योर वेदर द एफिशिएंट सोल्यूशन माइट एग्जिस्ट, और इस पर फिर कोई भी यकीन दहानी से नहीं कह सकता कि ये जो सोल्यूशन है इसका अच्छा होगा, ठीक है जी। वी विल मेजर द एल्गोरिदम इन टर्म ऑफ अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज दैट एल्गोरिदम रिक्वायर्स। अब मस्त फ़र्ज करें कि जो अब हम कोई काम कर रहे हैं, अब एल्गोरिदम हमने डिज़ाइन किया है, अब उसमें कंप्यूटेशनल जो रिसोर्सेज आ रहे हैं हम वो किस तरह परफॉर्म करेंगे, ठीक है। कौन कौन से रिसोर्सेज होंगे, क्या चीज़ होगी, अब ये डिपेंड करता है मुख्तलिफ एप्लीकेशन पे, ठीक है। यानी मुख्तलिफ़ किस्म के काम जो हम कर रहे होते हैं ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो रिसोर्सेज इंक्लूड हैं इसमें वो रनिंग टाइम और मेमोरी, ठीक है। मसलन अगर हम कोई एक ऐसा एल्गोरिदम बना रहे हैं या कुछ हम बनाना चाहते हैं, तो हमारे जो माइंड में होगा वो मसाइल होगा कि उसका रनिंग टाइम कितना, वो कितना यानी कितनी देर में वो रन होता है, और वो मेमोरी कितनी लेता है, ठीक है। ये हमारे रिसोर्सेस होंगे, तो हम इन चीज़ों को देख कर चलेंगे, ठीक है। और इससे मुख्तलिफ भी हो सकता है, डिपेंड करता है एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह का डेटाबेस को डिस्कस करते हैं या किसी दूसरे को डिस्कस करते हैं, तो उनके जो रिसोर्सेस होंगे वो तो अलग होंगे। जैसे कि अगर हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो बैंडविड्थ को हम डिस्कस करेंगे इन नेटवर्क एप्लीकेशन में, ठीक है। तो हर एक में ये होगा मुख्तलिफ। तो जो हमारा बुनियादी मकसद होगा इस कोर्स का कि हाँ हम एक सादा, ठीक है, और एक आसान एल्गोरिदम डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, जो हमारी ज़रूरियात को पूरा भी कर सकेगा और उसको हम बाद में अगर हम मॉडिफाई करना चाहें तो हम उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अब जो मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन है वो ये कि हमारा जो एनालिसिस होना चाहिए ना वो उस पर नहीं डिपेंड होना चाहिए। मतलब कि अगर मशीन हम तब्दील करते हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हम तब्दील करते हैं या कंपाइलर हम तब्दील करते हैं या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हम तब्दील करते हैं, तो वो इन चीज़ों से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इस पे उसका डिपेंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि
मैं आपको स्टार्ट में ही बता चुका हूँ कि एल्गोरिदम और प्रोग्रामिंग डिफरेंट चीज़ें हैं। प्रोग्रामिंग एक ख़ास लैंग्वेज में होती है, जबकि जो एल्गोरिदम होता है वो इन सब चीज़ों से आज़ाद होता है। ठीक है जी, क्योंकि जो एल्गोरिदम होता है वो आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि वो आमतौर पर लोग ही उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, लोग ही समझते हैं। ठीक है, मतलब जो प्रोग्रामर होते हैं, और वो मशीन उसको नहीं समझती, ना ही मशीन उसको इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है जी, उसके बाद रैम, जो रैम होती है ना उसमें लामहदूद यानी कि प्रोसेस वगैरह हम कर सकते हैं, और वो डिपेंड करता है। ठीक है, और जो इसमें इंस्ट्रक्शन होती है ना, इंस्ट्रक्शन 1 बाय 1 होती है, मतलब सीरियलाइज होती है, पैरेललिज्म नहीं होता। मतलब सीरियलाइज एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है, फिर दूसरी स्टार्ट होती है। इस तरह एग्जीक्यूशन जो भी होती है ना वो 1 बाय 1 होती है। ठीक है, उसमें कोई ना कोई सम बेसिक ऑपरेशन हो रहे होंगे 2 वैल्यू लेकर मशीन मेमोरी में, कोई भी हो सकते हैं, वो इंटीजर भी हो सकते हैं। वो कहता है कि फ़िलहाल जो है ना हम फ्लोटिंग पॉइंट को अवॉइड करते हैं। आपको पता है जो बेसिक ऑपरेशन है मैथमेटिकली वो कौन कौन से हैं, जमा नफ़ी हो गई, ज़रब हो गई, तकसीम हो गई, इस तरह ही है ना, ये बुनियादी मैथमेटिकल ऑपरेशन है। ठीक है जी, अब जो कंपैरिजन भी हम करेंगे इसमें, मतलब कोई किसी वैल्यू से छोटा है, किसी वैल्यू से बड़ा है, किसी वैल्यू के बराबर है। ठीक है, तो ये कंपैरिजन हो गए। और जो इसी तरह आगे हम चलते हैं, उसके बाद हम चलते हैं, यहाँ तक आपका लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, इधर तक आपका लेक्चर नंबर 1 ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अगर हम वीडियो लेक्चर की बात करते हैं या 45 लेक्चर की एक सीरीज़ है ना, तो यहाँ पर आपका एक लेक्चर ख़त्म हो जाता है, यहाँ से हम दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल करते हैं कि 2D में मैक्सिमा क्या होता है। ठीक है, अब हम बाकायदा जो हमारा कोर्स कह लो कि यहाँ से अच्छे से स्टार्ट होता है, कि यहाँ से समझने की सारी चीज़ें हैं, और इस चीज़ को आप अभी से यहाँ से समझ के अच्छे से गौर से सुनना, क्योंकि ये जो लेक्चर हैं ये मोस्टली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आपको पहला समझ आएगा तो फिर दूसरा समझ आएगा, इसी तरह तीसरा। तो इसमें जो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वो एग्जांपल है 2D मैक्सिमा की। ठीक है, फ़र्ज़ करते हैं कि हम एक कार ख़रीदना चाहते हैं। उसमें जो है ना हम ये चाहते हैं कि हम एक तेज़ रफ्तार वाली कार ख़रीदें, और जो दूसरा फैक्टर है वो हम कहते हैं कि वो महंगी भी ना हो, मतलब सस्ती हो। ठीक है, तो दो चीज़ें अब हम इसमें पैरामीटर हम यूज़ करेंगे, वो ये कि एक तो कार महंगी भी ना हो और सस्ती भी हो। ठीक है, तो ये 2D है, 2 डायमेंशन है ना। एक तो हो गया कि कार की स्पीड, मतलब कितनी वो तेज़ चल सकती है, और जो दूसरा है वो है कि कार की प्राइस क्या है। ठीक है, तो जो दो इम्पोर्टेंट अब इसमें जो चीज़ें हैं वो ये कि स्पीड और प्राइस। आप फर्ज करो कि अब हमें जो है ना एक ऐसी कार मिलती है जिसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, और उसकी जो स्पीड है ना वो भी अच्छी है, लेकिन हम फिर चेक करेंगे कि हमारे पास बजट कितना, मतलब हमारी जेब कितनी अलाउ करती है। ठीक है, अब फर्ज करें कि अब एक ऐसी चीज़ है जो आपकी जेब से बाहर है, आपकी वो दोनों चीज़ें तो पूरी कर रही है लेकिन आपकी जेब से बाहर है, तो आप क्या करेंगे, फिर कोई और देखेंगे। मतलब ये ऐसे तो नहीं होगा कि आप जाते एक चीज़ को देखेंगे उसी को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, मतलब एक कार ख़रीदना जा रहे हैं तो आप सिर्फ एक ही कार को जाके नहीं देखेंगे, आप उसको चेक करेंगे कि हाँ मुझे क्या चीज़ ज़रूरी है, मेरी जेब कितनी अलाउ करती है, मेरा बजट कितना है। तो इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। ये 2D चीज़ होगी, इसमें 2 डायमेंशन है, एक प्राइस और एक स्पीड। ठीक है, तो वो कह रहा है कि अब आप जो है ना एक ऐसी कार नहीं खरीदेंगे जो कि स्पीड जिसकी ज़्यादा हो और कीमत भी ज़्यादा हो। ठीक है, तो फिर हम मुख्तलिफ़ किस्म की देखेंगे कि कौन सा। अब इसमें जो है ना वी से दैट फास्ट चीप कार डोमिनेट द स्लो। ठीक है, एक्सपेंसिव कार जो है रिलेटिव टू योर सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो हम एक ऐसी कार ढूंढेंगे कि जिसको कोई और डोमिनेट ना कर सके, मतलब
अब जब हम सिलेक्शन करेंगे तो 2 पॉइंट्स पे हम सिलेक्शन करेंगे ना, एक स्पीड पे और एक प्राइस पे। तो हम इन दोनों चीज़ों को लेकर चलेंगे कि फर्ज करें एक एक्स वैल्यू है, एक वाई वैल्यू है, ठीक है। एक्स वैल्यू आप प्राइस रख लें और वाई वैल्यू आप उसकी मतलब स्पीड रख लें, या उल्टा इसका भी कर सकते हैं, ठीक है। एक्स को आप स्पीड रख लें, वाई को आप प्राइस रख लें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो जो इसकी डेफिनेशन है वो ये कि लेट अ पॉइंट पी इन 2 डायमेंशनल स्पेस बाय गिवन इट्स इंटीजर कोऑर्डिनेट, ठीक है। वगैरह 2D को हम डिस्कस करते हैं, स्पेस को जो इंटीजर कोऑर्डिनेट है वो पी एक्स और पी वाई, मतलब ये पी एक पॉइंट हो गया जो डोमिनेट यानी एक्स और वाई। ये आपकी मर्जी है, प्राइस ले लें या ये स्पीड ले लें, ठीक है, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है, पॉइंट P is said to be dominated by point if Px is less than or equal to Qx and Py is less than or equal to Qy, ठीक है। मतलब कि जो P पॉइंट है वो डोमिनेट करेगा इसको Q पॉइंट। कैसे? मतलब अगर जो Px है वो कम यानी छोटा होगा Qx से, तो जाहिर है फिर Qx इसको डोमिनेट करेगा। और अगर Py इस तरह जो Py है लेस देन और इक्वल टू Qy, ठीक है। मतलब जो Py जो पॉइंट है वो डोमिनेट करेगा वो Qy से। कब करेगा? जब Py की जो वैल्यू होगी वो छोटी होगी या बराबर होगी Qy के, तो Qy जो है ना वो डोमिनेट करेगा Py को। इसी तरह बात कर रहे हैं Px और Qx की, तो Qx कब डोमिनेट करेगा? जब ये जो वैल्यू होगी ना वो छोटी होगी इससे। मतलब कैसे? फर्ज करें अभी हम बात करते हैं 2D की। अभी हम वैल्यू लेके चल रहे हैं 5 और 2, ठीक है। क्या? 5 और 2। अब हम आगे चले हैं। अब 2 कंपोनेंट हमने रखे हैं, एक x और एक y। अब अगली जो वैल्यू हमें मिली है वो मिली है 6 और 2। पहले थी 5 और 2, तो फिर हम जो पिछली है ना वो पिछली वैल्यू को हम छोड़ देंगे, अब हम अगली वैल्यू को लेके चलेंगे, ठीक है। तो मतलब 5 और 2 को हम इग्नोर कर देंगे, अब हम 6 और 2 को लेके चलेंगे, फिर आगे चलेंगे। इसी तरह जो जो हमारे यानी कि क्राइटेरिया पे पूरी उतर जाएगी उसको हम पिक करेंगे और प्रीवियस को हम छोड़ देंगे। तो ये ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम इस चीज को कहते हैं, ठीक है। गिवन है सेट ऑफ एन पॉइंट, फर्ज करें एन पॉइंट है P1 P2 Pn तक 2 स्पेस में। तो ये जब होगा जब यानी कि कोई और पॉइंट उसको डोमिनेट नहीं करेगा। अभी हम इसके एग्जांपल करेंगे फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है जी। फर्ज करें कि फॉर ईच कार एसोसिएटेड एक्स वाई पेयर वेयर एक्स इज द स्पीड एंड वाई इज द निगेशन ऑफ प्राइस। मतलब जो एक्स है ना वो स्पीड को जाहिर करेगा कार की, और वाई जो है प्राइस की निगेशन को। मतलब अगर ये जो प्राइस है ना वो हाई होगी तो हम उसको रखेंगे, ठीक है। निगेशन की बात कर रहे हैं ना। हाई वाई वैल्यू मीन्स अ चीप कार, ठीक है। मतलब हाई वैल्यू जो होगी तो उसका क्या मतलब होगा कि वो कार सस्ती है, और जो लो वैल्यू होगी तो उसका क्या मतलब है, कार महंगी है। निगेशन मतलब उलट, ठीक है जी। अगर एक्स की वैल्यू फर्ज करें 5 है और एक और है वो 6 है, तो स्पीड होगी, एक्स तो स्पीड है ना, और जबकि वाई जो है वो है हमारे पास प्राइस। अगर वाई फर्ज करें 2 है तो ये हमारे लिए हमारा जो मतलब होगा कि ये महंगी है, और अगर वाई की वैल्यू जो है 8 है तो उसका मतलब क्या है, सस्ती है। तो ये चीज़ है। अब वो कह रहा है कि वाई जो है आपकी जेब में पैसे हैं, ठीक है जी। अब 2D डायमेंशन मैक्सिमा की ये एक एग्जांपल है। मतलब अब ये हमें पॉइंट दिए गए हैं, ये आपके सामने चार्ट दिखाया गया। अब देखें
अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट करें, पहले पे जो होगा पॉइंट वो ये वाला है 2 5, ठीक है जी। जो फर्स्ट वाला है इसमें x है, x हमारे पास 2 है और y क्या है 5 है। अब ये लो है, अभी हमें यानी कि इसको लेके चलें। फिर अगला जो पॉइंट है वो हमारे पास 4 4 है। अब देखें जो स्पीड है वो पहले 2 थी, अब स्पीड हो गई है 4। अब हम इसको लेके चले थे पहले 2 5 की वैल्यू को, ठीक है। जो y वाला है वो 5 है, मतलब ये प्राइस है 5 लो है ना। तो अभी हम इसको लेके चलते हैं फिलहाल। इसका हम क्योंकि आगे जाके कंपैरिजन करेंगे दूसरों के साथ, तो जो हमें बेस्ट लगेगा वो उसको हम पिक कर लेंगे और बाकियों को हम छोड़ देंगे। अब जो 2 है x है, अब इसमें x 4 है, तो ये वाला 4 2 से बड़ा है, तो हम इसको अभी अपने उसमें कंसिडरेशन में रखते हैं। जो 5 है वो बड़ा है 4 से, तो ये जो प्राइस है ना, प्राइस अब एक्सपेंसिव है, तो अभी हम इसको लेके चलते हैं इन दोनों को। फिर हम आगे चलते हैं। एक और जो पॉइंट है हमारे पास आता है वो होता है 4 11 का, ठीक है। मतलब उसकी जो स्पीड है वो 4 है और उसकी जो प्राइस है वो 11, मतलब हाई है ना, तो हम इसको निगेशन के तौर पर यूज़ करेंगे। तो हम इसको अभी अपने उसमें रखेंगे कि ये सस्ती है, ठीक है। ये वाली चीज़ हमें स्पीड जब मिल रही है इतनी कम कीमत पे, तो हम इस पॉइंट को पकड़ लेंगे, हम ये पिछले इग्नोर कर देंगे, ठीक है। क्योंकि जो 4 है मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर ये जो y है लो होगा तो इसका मतलब है कार महंगी है, तो और अगर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब होगा कार सस्ती है। तो 11 बड़ा है 4 से, तो इसका मतलब कार सस्ती है और स्पीड दोनों की सेम है, तो जाहिर है फिर हम सस्ती वाली चीज़ लेंगे, महंगी तो नहीं लेंगे, ठीक है। इसी तरह हम आगे चलते हैं। एक और पॉइंट है 5 1 का। अब इसमें स्पीड इसके ज़्यादा मिल रही है, लेकिन जो महंगी है वो बहुत ज़्यादा महंगी है, क्योंकि जो इसका जो पॉइंट है वो 1 है, तो हम इस पॉइंट को अब इग्नोर करेंगे, हम ये नहीं लेंगे, हम बस इस पॉइंट को पकड़ लेंगे, ठीक है। पिछले पॉइंट जो होंगे वो हमारे लिए इग्नोर शुदा है, मतलब हम उन्हें नहीं पकड़ेंगे। अच्छा, फिर हम आगे चलते हैं। तो हमें एक और चीज़ मिलती है, वो ये कि 7 7, मतलब दोनों बराबर हैं। उसकी स्पीड 7 है, मतलब स्पीड ज़्यादा है, हमें स्पीड ज़्यादा चाहिए, और जो प्राइस है वो लो है 11 की निस्बत। क्योंकि देखें 11 जो है वो हाई है ना वैल्यू, और इसका मतलब है कि प्राइस कम है, और इसकी जो वैल्यू है 7 है वो कम है 11 से, तो प्राइस हाई होगी, ठीक है। तो हम इस पॉइंट को अभी फ़िलहाल कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन हम इसको अभी फाइनल नहीं करते, क्योंकि इसमें जो है ना लास्ट वाली जो चीज़ है वो छोटी है, मतलब एक्सपेंसिव है, और जो फर्स्ट है वो स्पीड इसकी ज़्यादा है। तो हम इस पॉइंट और इस पॉइंट को अभी हम ले लेते हैं, ठीक है। और जो लास्ट वाले हैं वो सारे हम इग्नोर कर देंगे। इसी तरह अब हम आगे चलते हैं। तो हमें एक और मिलती हैं 2D में, हम 2D को डिस्कस कर रहे हैं ना, तो 7 और 13, ठीक है जी। अब 7 जो है वो स्पीड है और 13 जो है वो उसकी कीमत है, यानी प्राइस है। जो 13 है वैल्यू हाई है ना, तो इसका मतलब है जो इसकी प्राइस है वो कम है। तो अब हम ये देखो इससे मुवाजना करेंगे, 4 7 स्पीड ज़्यादा मिल गई है इसकी निस्बत, ठीक है, और कीमत भी कम है, तो हम ये वाला पॉइंट भी अब इग्नोर कर देंगे, ठीक है, और ये भी इग्नोर कर देंगे, ये भी इग्नोर कर देंगे। अब हमारे पास जो पॉइंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ 7 13 होगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो हम इस पॉइंट को मार्क कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। एक और पॉइंट हमें मिलता है, वो 9 10 का मिलता है। मतलब अब हमारे पास जो है ना स्पीड 9 है और जो उसकी प्राइस है वो 10 है। देखो स्पीड तो हमें इससे ज़्यादा मिल गई है इस पॉइंट से, लेकिन जो प्राइस है वो ज़्यादा है, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर लो वैल्यू होगी तो उसका मतलब है प्राइस ज़्यादा है, और अगर हाई वैल्यू होगी तो प्राइस का मतलब उसकी जो प्राइस है वो कम है वाई की, जबकि एक्स सेम रहेगी स्पीड। उसके बाद हमने अब इस पॉइंट को पकड़ लिया, सही है। अब हम इस पॉइंट को कंसीडर करेंगे, और ये 9 10 है, इसको अभी हम कंसीडर नहीं करेंगे। वैसे कर सकते हैं लेकिन अभी फ़िलहाल हम नहीं कर रहे। अब हम आगे चलते हैं। एक और पॉइंट हमें मिलता है वो 11। क्यों हम इसको क्यों नहीं करते? क्योंकि जो इसका नज़दीकी पॉइंट है वो 7 13 है, तो हमारे लिए वो ज़्यादा बेस्ट है। हमें कीमत को भी तो देखना है ना। फिर हम आगे चलते हैं। एक और वैल्यू है
या एक और कार कह लो, ठीक है, उसकी जो स्पीड है वो 11 है, लेकिन उसकी जो कीमत है ना वो ज़्यादा है, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है वो 5 है, जो कि लो वैल्यू है, और इसका मतलब है कि वो एक एक्सपेंसिव कार है। ठीक है जी। तो अगर हम इसको भी देखें 9, 11, 10, 5, तो हम इस पॉइंट को नहीं लेंगे, अभी हम उस पुराने को ही लेकर चलेंगे। फिर अगर उसको कोई और डोमिनेट करेगा, ठीक है, तो फिर हम उसको पकड़ लेंगे। अभी फिलहाल इसको कोई और डोमिनेट नहीं कर रहा। 13 को देखो 10 भी नहीं डोमिनेट करता, ना ही 5 डोमिनेट करता। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं एक और पॉइंट पे, तो हमें एक और जो 2D मिलती है वो 12 की मिलती है, मतलब उसकी स्पीड जो है वो 12 है और उसकी प्राइस भी 12 है, तो दोनों वैल्यू हाई हैं। ठीक है। तो स्पीड तो वैसे भी हाई होनी चाहिए, और जो इसकी वैल्यू हाई है इसका मतलब है इसकी प्राइस कम है, तो ये हमारे लिए अच्छा सिनेरियो है। तो हम इस पॉइंट को भी ले लेंगे 2D में, क्योंकि देखो जो 12 है वो डोमिनेट करता है 7 को, और ये वाला जो 12 है ये इसको डोमिनेट नहीं करता, लेकिन करीब करीब है, तो हम इस पॉइंट को भी ले लेंगे। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो 13.3 का है, तो इसकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है। इसकी स्पीड बेशक इन दोनों से ज़्यादा है, लेकिन प्राइस का जो फ़र्क है वो बहुत ज़्यादा है। 3 और 12 और 13 आप देखें बहुत ज़्यादा इसकी प्राइस होगी, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। फिर आप आगे चलते हैं, एक और पॉइंट हमें मिलता है वो 14.10 का, तो 14 इसकी स्पीड होगी, 10 फिर भी देखें करीब करीब है, 10, 13 और 12 के करीब है, तो हम इस पॉइंट को भी ले लेंगे। सही है, क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो लो है बनिस्बत 13.3 के, 11.5 के, 7.7 के, इन सब के निस्बत इसकी प्राइस क्या है, लो है, और स्पीड भी ये ज़्यादा दे रही है, तो डोमिनेट कर रहा है ये पिछले पॉइंट को, इन सब जो अंदर पॉइंट हैं सबको डोमिनेट कर रहा है, तो हम इसको रख लेंगे। फिर हम आगे चलते हैं, एक और है वो हमें स्पीड ज़्यादा दे रहा है और प्राइस थोड़ी सी एक्सपेंसिव दे रहा है इनकी निस्बत। ठीक है। तो जो अब हमने यानी कि फाइनल कंसिडरेशन की है वो ये कि हमने जो पॉइंट पकड़े हैं, ये जो हमने कारें सिलेक्ट की हैं या हमने जो पॉइंट रखे हैं वो 7, 13, 12, 12 और 14, 10 और 15, 7, तो ये 4 पॉइंट हैं 2D में। ठीक है जी। यहाँ तक आपका लेक्चर नंबर 2 ख़त्म हो जाता है। ठीक है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। तो अगर कहीं पे कोई चीज़ आपको कंफ्यूज करती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है जी। तो ये इसी एल्गोरिदम को हम लेके 3rd लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे और आगे भी इंशाल्लाह चलते रहेंगे जैसे जैसे कोर्स हमारा आगे बढ़ता रहेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और कहीं से भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।